ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपसे चैप्टर 2 के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और चैप्टर 2 में मेरी बात हो जाएगी तो फिर मैं आपसे चैप्टर 4 के बारे में बात करूँ, ठीक है। ये अल्लामा ग़ालिब की कंबाइंड क्लास है, ठीक है। चैप्टर 2 में आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अहम तरीन, ज्यादा इंपॉर्टेंट से कम इंपॉर्टेंट की तरफ जाऊंगा। स्केलेटल मसल्स जो है उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग वगैरह के बारे में आपसे सबसे पहले बात करूंगा। चलिए, सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं स्केलेटल मसल्स, उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। एक सार्कोमियर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताने जा रहा हूं कि सार्कोमियर का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है। उसको देख लें जरा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ a skeletal muscle fiber। स्केलेटल मसल फाइबर जो है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में आपसे सबसे पहले बात करने जा रहा हूं। ठीक है, मुलाहिजा फरमा है आपके पास एक अदद सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। ये आपको नजर आ रही है जेड लाइन, ठीक है। दिस इज जेड लाइन। ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट। दरमियान में आपको जो नजर आ रही है दिस इज एम लाइन, ठीक है। दरमियान में जो आपको नजर आ रही है दिस इज एक्चुअली एम लाइन। इसमें आपको बैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये दरमियान में आपको जो बैंड मिलेगा दिस इज एच बैंड। एच बैंड की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले रीजन को कह रहे हैं, ठीक है। ये सबसे सेंट्रल रीजन जो है इसको नाम दे रहे हैं एच बैंड। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये कहलाएगा आपके पास ए बैंड, ठीक है। इसमें आपके पास पूरा मायोसिन आ जाता है और जो एक्टिन पार्ट है वो भी आ जाता है।
और अगर इस रिमेनिंग रीजन के बारे में आपसे बात करें, ठीक है, इस रिमेनिंग रीजन के इधर के और इधर के बारे में बात करें, so this is I band. A band anisotropic to polarized light. I band isotropic to polarized light. ठीक है, isotropic to polarized light. H band हेलर बैंड है, Z लाइन जुस्टन शीबल लाइन है, MA मिडिल शीबल लाइन। जो सार्कोमियर आपको उसका बोर्ड पे बना हुआ नजर आ रहा है, ये दरअसल है आपके पास रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है, ये दरअसल आपके पास है रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर, ठीक है, दिस इज फाउंड इन द रिलैक्स्ड स्टेट। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन से बैंड में कौन सी चेंजेस आती हैं, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर पता होना चाहिए। ये देखिए Z लाइन कोने तक पहुंच गई है, तो गौर से देख लीजिए कि इसमें आपके पास जो ए बैंड है वो क्या हो गया, वो डार्कनिंग हो गया, उसकी डार्कनेस में इजाफा हो गया, ठीक है, जो ए बैंड है उसकी डार्कनेस में इजाफा हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आई बैंड डिसअपियर हो गया या कह लें छोटा हो गया, एच बैंड इसके अंदर डिसअपियर हो गया या छोटा हो गया है, ए बैंड की ना लेंथ में कोई फर्क आया है, ए बैंड की डार्कनेस के अंदर इजाफा हो गया, ठीक है, ए बैंड की डार्कनेस में इजाफा हो गया। तो ये आपके पास रिलैक्स स्टेट में है सार्कोमियर, और ये आपके पास कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर। तो सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट बताई, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर जो है, ये सबसे पहले मैंने आपको बताई, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, ये सबसे पहले मैंने आपको बताई है। मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी भी ऐड हुए हैं, आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है कर लें, मैं इसके सवालात आपको बताने जा रहा हूं। पहले जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर बनता था, इस टॉपिक के बगैर एप्टीट्यूड का पेपर बनता ही नहीं था, और कॉमनेस्ट क्वेश्चन जो ऑप्शंस में लिखा हुआ होता था स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, वो आपसे बैंड चेंजेस ही पूछते थे कि ए बैंड में क्या फर्क आ रहा है। तो याद रखें, ए बैंड की ना लेंथ में इजाफा हो रहा है ना उस पर कमी आ रही है, ए बैंड की लेंथ सेम रहती है, उसकी डार्कनेस में इजाफा हो जाता है, ठीक है। एच बैंड छोटा हो जाता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, या मेडिकल की किताबों में लिखा हुआ है गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। एच बैंड सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पे कंप्राइज करता है, आई बैंड सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स पे कंप्राइज करता है, और ए बैंड में आपके पास दोनों चीजें मौजूद हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट उसके अंदर दोनों के दोनों मौजूद। चलें, इसके बाद आइए आपसे बात करने जा रहा हूं स्ट्रक्चर के बारे में। बात मैंने आपसे बैंड्स के बारे में बात की है, अब आपको ये बताने जा रहा हूं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म का एक्चुअल मैकेनिज्म कैसा क्या होता है,
उसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये कैसा होगा। देखें, ये जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट का धागा मौजूद है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल बताई जाए, ये देखिए, ये आपके पास जो एक्टिन फिलामेंट का धागा मौजूद है, इस एक्टिन फिलामेंट को अगर मजीद हाई पावर से देखें तो आपको उसके अंदर प्रोटीन्स मिलेंगे, ये राउंडेड प्रोटीन्स मिलेंगे, बहुत सारे होते हैं, मैंने छोटा बनाया है, ये कहलाते हैं ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन कहलाते हैं। ट्रोपोनिन में आपके पास एक ट्रोपोनिन सी कहलाता है, एक ट्रोपोनिन टी कहलाता है और एक ट्रोपोनिन आई कहलाता है। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, ये तीन तरह के ट्रोपोनिन आपको मिलेंगे एक्टिन फिलामेंट की सरफेस। अब इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसके ऊपर एक धागा मिलेगा, ठीक है, आपको इसके ऊपर जो है उस तरीके से एक धागा मिलेगा, ठीक है, इसकी सरफेस पे आपको धागा मिलेगा, जो धागा मिलेगा उसको हम नाम देंगे ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, जो धागा आपको मिलेगा वो धागा कहलाएगा ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन की क्या खास बात है, ट्रोपोमायोसिन के नीचे आपको मिलेंगी एक्टिव साइट्स, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के नीचे आपको मिलेंगी, इसके नीचे आपको मिलेंगी एक्टिव साइट्स। चले, इस तरह अगर मैं आपसे मायोसिन फिलामेंट के बारे में बात करूं तो ये आपको मायोसिन फिलामेंट नजर आ रहा है, इसमें आपको ये क्रॉस ब्रिजेस मिलेंगे, ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस या इनको हेड्स का नाम देते हैं, और पीछे आपको ये फिलामेंट मिले, ठीक है, पीछे जो है वो आपको ये फिलामेंट मिले। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर स्ट्रक्चर्स को मजीद देख लीजिए। देखिए, यहां पे मौजूद होती है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल मौजूद जो एन जेड लाइन के ऊपर मौजूद होती है। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के साथ भी आपको मिलेंगे सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम, ये देखें, ये मौजूद होते हैं सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से निकलने वाले जो फूड प्रोसेसेस होते हैं वो सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम के जो सुराख होते हैं उसके ऊपर जाके एडजस्ट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जाके एडजस्ट होते हैं और उनके सुराखों को जो है वो बंद करके रखा हुआ होता है उन्होंने, ठीक है, उसने उनके सुराखों को बंद करके रखा हुआ होता है, ठीक है, उसके सुराखों को जो है वो बंद करके रखा हुआ होता है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा और से, आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। ये आपके पास सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी में जो भी चेंजेस आती हैं, जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के अंदर जो आयंस मौजूद होते हैं उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के जो आयंस हैं उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जब ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के अंदर जो आयंस हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं तो ये क्या करता है, अपने फूड प्रोसेसेस को उठा लेता है। जब ये अपने फूड प्रोसेसेस को उठा लेता है तो ये सुराख जो है अब आपके पास क्या होगा, ये खुल गए। जब ये सुराख खुल गए तो इसमें से कैल्शियम निकल के बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसमें से कैल्शियम निकल के बाहर आ जाता है। जब इसमें से कैल्शियम निकल के बाहर आ जाता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है
वो राइज हो जाती है। साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है वो राइज हो जाती है। जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम की कंसंट्रेशन राइज हो जाती है तो ये कैल्शियम जो है ये ट्रोपोनिन सी से जाके जुड़ता है। सी का मतलब ही कैल्शियम होता है। जब ट्रोपोनिन सी से जाके जुड़ता है ये कैल्शियम तो ये ट्रोपोनिन डी को धक्का देता है। ट्रोपोनिन डी के ऊपर ये वाला धागा मौजूद है, ट्रोपोमायोसिन का धागा मौजूद। जब ट्रोपोनिन सी ट्रोपोनिन डी को धक्का देता है तो ट्रोपोनिन डी जब ट्रोपोमायोसिन को धक्का लगेगा तो ये एक्टिव साइट्स क्या होंगी? एक्टिव साइट जिसके नीचे छुपी हुई ये विजिबल हो जाएंगी। जब एक्टिव साइट्स विजिबल हो जाएंगी तो ये जो मायोसिन हेड होते हैं, ये जो मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं ये इनएक्टिव साइट्स के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिव साइट्स के साथ जुड़ जाते हैं। जब एक्टिव साइट्स के साथ ये जुड़ जाते हैं तो एक्टिव साइट्स के साथ जुड़ने पर क्या होता है? एक्टिव साइट्स के साथ जुड़ने पर अब वो आगे की जानिब बेंड होते हैं। जब वो आगे की जानिब बेंड होते हैं तो आगे की जानिब बेंड होने पे क्या होता है? दोनों Z9 जो है वो करीब आ जाती हैं। क्रॉस ब्रिजेस क्या करते हैं? आगे झुकते हैं, फिर पीछे वाली एक्टिव साइड को पकड़ते हैं, फिर आगे झुकते हैं, फिर पीछे वाली एक्टिव साइड को पकड़ते हैं। इस तरह करते करते आपके पास बिल्कुल वो कोने तक पहुंच जाते। ठीक है, इस तरह करते करते वो बिल्कुल कोने तक जो है वो पहुंच जाते। इस तरह से क्या होता है? इस तरह से आपके पास जो सार्कोमियर है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो सार्कोमियर होता है वो छोटा हो जाता है। चलें, दोनों Z9 करीब आ जाती हैं। ठीक है, सार्कोमियर जो है वो छोटा हो जाता है। अब रिलैक्स कैसे होगा? अच्छा, मैंने जो चीज बेटा आपको बताना शुरू की है वो आपको बताना शुरू की है कि सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस आई। नर्वस सिस्टम वाली बात बहुत ही सिंपल है। आप पीछे भी नर्वस सिस्टम पढ़ के आ रहे हैं, आप पीछे नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़कर आ रहे हैं सारे के सारे, कि जो भी नर्वस मैसेज आता है स्केलेटल मसल्स तक, जो भी न्यूरॉन मैसेज लेकर आता है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन। तो जो भी मेम्ब्रेन में चेंजेस आती हैं वो इस एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से चेंजेस आते हैं। और फिर ये सारा प्रोसेस के टी-ट्यूब्स के अंदर आयनिक चेंजेस आई। टी-ट्यूब्स ने अपने फुट प्रोसेसेस को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सुराखों से उठा लिया। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सुराखों से उठा लिया उसमें से कैल्शियम निकल के बाहर आ रहा है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन सार्कोप्लाज्म में बढ़ेगी, ट्रोपोनिन सी के साथ वो जुड़ेगा, ट्रोपोनिन सी ट्रोपोनिन टी को धक्का देगा, टी जो है वो ट्रोपोमायोसिन को धक्का देगा। तो उससे क्या होगा? एक्टिव साइट विजिबल हो जाएगी और अट्रैक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव साइट्स अट्रैक्टिव हो गई तो मायोसिन जो मौजूद है उसके नीचे वो उसके साथ जुड़ जाएंगे और क्या होगा कि दोनों Z9 आपके पास करीब आ जाएंगी। मैंने इससे पहले जो डायग्राम बनाई थी कि आपके पास दोनों Z9 करीब आ गई, ठीक है, और सार्कोमियर छोटा हो गया। तो ये सार्कोमियर छोटा होने का अमल जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, इस तरह क्या हुआ? आपके पास सार्कोमियर जो है वो शॉर्ट एंड होगी। मसल रिलैक्स कैसे होगा? मसल रिलैक्स इस तरह से होगा कि जो ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम जाके जुड़ा हुआ है वो कैल्शियम उससे डिटैच हो जाएगा। ठीक है, ट्रोपोनिन सी से जो कैल्शियम जुड़ा हुआ है ये कैल्शियम इससे अलग हो जाएगा। तो ये जो ट्रोपोनिन आए है ये ट्रोपोनिन टी को अपनी जानिब खींचेगा। ठीक है, ये ट्रोपोनिन आई जो है ये ट्रोपोनिन टी को अपनी जानिब खींचेगा। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन का धागा है, ये ट्रोपोमायोसिन का जो धागा है ये एक्टिव साइट्स को कवर कर देगा। जब एक्टिव साइट्स को कवर कर देगा, ठीक है, जब एक्टिव साइट्स को कवर कर देगा तो एक्टिव साइट्स को कवर करने पर, ठीक है, एक्टिव साइट्स को कवर करने पर आपके पास दोबारा से सार्कोमियर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा।
ठीक है, दोबारा से सार्कोमियर जो है वो आपके पास रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सार्कोमियर जो है उसकी रिलैक्सेशन हो सकती है। जो कैल्शियम जिस रास्ते से आया वहां से वापस नहीं जाता, बल्कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आपको ट्यूब्स नजर आ रही है, तो इस रास्ते से कैल्शियम जो है वो आपके पास क्या होगा, वापस जाता हुआ मिलेगा। ठीक है, इस रास्ते से कैल्शियम जो है वो वापस जाएगा। चलिए, और क्या होगा आपके पास, सार्कोमियर इस तरीके से, सार्कोमियर जो है वो इस तरीके से रिलैक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपके ध्यान में बात आएगी, सर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है जब वो सार्कोग्रामा पे रिलीज होगा, क्या उसको कोई ब्रेक करेगा? बिल्कुल, जैसा आपने पीछे नर्वस सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज जो है उस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा, तो उसकी ब्रेकडाउन बिल्कुल वैसे ही होगी। चलें, ये आपके पास कहलाता है स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। अच्छा, इसकी एनर्जी का सेटअप आपको बताना चाहिए। सबसे पहली सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास क्या है? सबसे पहली सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास एटीपी है, ठीक है। सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी फिर आपके पास मौजूद है क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट जो पीछे एटीपी बचे हुए होंगे, उन एटीपी को क्या करेगा, उन एटीपी को अपना फॉस्फेट देगा और वो एटीपी में कन्वर्ट होगा और साथ में क्रिएटिनिन अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास एटीपी है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये एटीपी कैसे आए, तो आपको पता है वो तो रिस्पायरेशन के रिजल्ट में है। जिस तरह ग्लूकोज रिस्पायर होता है, तो ग्लूकोज की रिस्पायरेशन के रिजल्ट में आएंगे, ठीक है। ग्लूकोज रिस्पायर होगा तो ग्लूकोज की रिस्पायरेशन की जिसके रिजल्ट में आएंगे आपके पास ये एटीपी। तो इसकी रिस्पायरेशन की वजह से आपके पास, सेलुलर रिस्पायरेशन की वजह से ये एटीपी आए। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन दो जगह स्टोर होता है, एक लिवर के अंदर और एक स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो जो लिवर ग्लाइकोजन है, वो लिवर ग्लाइकोजन भी आपके पास ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और वो जो ग्लूकोज होगा वो क्या करेगा, वो एटीपी जनरेट करेगा, और एटीपी जनरेट करके मसल्स को जो है वो एनर्जी देने के काबिल बनाएगा, ठीक है। हमारे मसल्स का ग्लाइकोजन ब्लड में नहीं आ सकता, लेकिन हमारे मसल्स का ग्लाइकोजन सिर्फ हमारे मसल्स के लिए होता है, और क्या करता है, ग्लूकोज में टूट के वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनारोबिक स्टेट में सुन लीजिए कि जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ग्लूकोज अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। वो लैक्टिक एसिड लिवर में भेज दिया जाता है, और फिर वहां पे जाके लैक्टिक एसिड दोबारा से क्या बना लेता है, दोबारा से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है, ठीक है, और रिसाइकिल हो जाता है। लैक्टिक एसिड की ब्लड में प्रोडक्शन जो है वो आपके पास कॉज करती है फटीगनेस या टायर्डनेस कॉज करती है। अच्छा, इसके बाद आइए कुछ चीजें साथ साथ जो स्टूडेंट्स को कॉमनली जो है वो सुनना चाहते हैं। मोटर यूनिट सुन लें। देखिए, अगर मैं इस मार्कर को पकड़ूंगा तो मार्कर को पकड़ने के मेरे पास मुख्तलिफ अंदाज हैं कि मैं इसको लाइटली पकड़ूं तो ये गिर जाएगा, अगर इसको सख्ती से पकड़ूं तो ये नहीं गिरेगा। तो ये जो मेरी ग्रिप है, ठीक है, ग्रिप के अंदर जो मेरी वेरिएशन आएगी, वो वेरिएशन आएगी कि कितने नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं और कितने नहीं है, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व और नॉट, कि कितने आपके पास मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व हैं और कितने नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व है, इस पे आपके पास ये ग्रिप जो है ये डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व और नॉट, इस पे आपके पास ये ग्रिप जो है ये आपकी डिपेंड करती है। मोटर यूनिट क्या होता है? एक स्केलेटल मसल में, देखिए स्केलेटल मसल सेल को गौर से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा होता है इसलिए उसको मसल सेल भी कह सकते हैं और मसल फाइबर भी कह सकते हैं। हमारी बॉडी में जो मसल है स्केलेटल मसल, उसको मोटर न्यूरॉन सप्लाई करते हैं। अगर एक मोटर न्यूरॉन कई मसल फाइबर्स को मैसेज दे रहे हैं, तो जितने मसल फाइबर्स को ये न्यूरॉन मैसेज देगा तो वो ऑल टुगेदर क्या कहलाएगा, वो ऑल टुगेदर कहलाएगा मोटर यूनिट।
डायरेक्टली। ये आपके पास एक मसल फाइबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब ये एक मोटर न्यूरॉन है, इसको भी सप्लाई दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं। तो ऑल टुगेदर ये पूरी चीज क्या कहलाएगी? ये पूरी चीज कहलाएगी मोटर यूनिट। ठीक है, ऑल टुगेदर ये पूरी की पूरी चीज क्या कहलाएगी? ऑल टुगेदर ये पूरी की पूरी चीज कहलाएगी आपके पास मोटर यूनिट। जितने ज्यादा मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे आपकी ग्रिप उतनी ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, चलिए तो मोटर यूनिट को डिफाइन करते हैं। ऑल मसल फाइबर्स supplied by single motor neuron। ठीक है, all muscle fibers supplied by single motor neuron constitute a motor unit। इसके बाद आ रही है आपके पास ऑक्सीजन डेबिट। देखिए, अगर आपको ऑक्सीजन डेबिट का कॉन्सेप्ट बनाना है, डेफिनेशन इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिमूव लैक्टिक एसिड फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन कॉल्ड ऑक्सीजन डेबिट। तो आपको थोड़ा सा अपना एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा। मेरी बात जो कहने जा रहा हूं गौर से सुन लीजिए। देखिए, एक एथलीट जो होता है वो 100 मीटर भागे और आप नॉन एथलीट हैं, आप भागे 100 मीटर। 100 मीटर भागने के बाद दोनों बैठ जाएं, दोनों में से थकन किसकी जल्दी रिलीव होगी? तो दोनों में से थकन जिसकी रिलीव होगी तो वो आपके पास थकन रिलीव होगी एक अदद, यानी कि जो एथलीट होगा उसकी थकन जल्दी रिलीव होगी। ठीक है, जो एथलीट होगा उसकी थकन जल्दी रिलीव होगी। क्यों? वो पहले भागता हुआ आ रहा है। और इसका साइंटिफिक रीजन अगर हम पेश करें कि वो पहले भागता हुआ आ रहा है, तो होता ही है कि जो बंदा पहले भागता हुआ आ रहा होता है तो ये होता है कि स्केलेटल मसल्स में नई ब्लड वेसल्स बनती है जिसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। ठीक है, एंजियोजेनेसिस हो जाती है जिससे क्या होता है? नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। वो क्या करती है? वो स्केलेटल मसल से लैक्टिक एसिड लेके लिवर जाती है बहुत तेजी से, और लिवर में कुछ एंजाइम जरूरी होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए कि वो लैक्टिक एसिड को दोबारा से ग्लूकोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करें। तो जितनी अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उतनी तेजी से लैक्टिक एसिड दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। लैक्टिक एसिड पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जिससे थकन का एहसास होता है। अगर आपके पास जितनी तेजी से ये लैक्टिक एसिड सिस्टमिक सर्कुलेशन से एलिमिनेट होगा, रिमूव होगा, और ये काम लिवर कर रहा है, तो उतनी तेजी से आपके पास उस इंसान की थकन रिलीव होगी। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीजन डेबिट। So the amount of oxygen required or needed to remove lactic acid from the systemic circulation called oxygen debit। ठीक है, चलें इसके बाद आइए स्केलेटल मसल डिसऑर्डर्स में क्रैम्प्स हैं। क्रैम्प्स एक जनरल नॉलेज में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स की वजह से जो मस्कुलर पेन होता है उसको हम क्रैम्प्स का नाम देते हैं। टेटनी की जो बात आपके कोर्स में की गई है वो बात की गई है हाइपोकैल्सिमिक टेटनी। टेटनी की और भी किस्में हैं, जो बात की गई है वो आपके पास हाइपोकैल्सिमिक टेटनी की। देखें, एक मरीजा डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि डॉक्टर साहब ये मेरा अंगूठा इस तरीके से मुड़ गया है, कर्व हो गया है और ये सीधा नहीं हो रहा। ठीक है, डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट कराया तो पता चला उसका कैल्शियम 2 के करीब है, आम इंसान का 8 से 10 होना चाहिए। अब उसका कैल्शियम लेवल इतना ज्यादा कम है, होता यह है कि अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो मसल्स स्केलेटल मसल्स का सार्कोप्लाज्म है उसमें बढ़ जाता है। अब जब उसमें बढ़ जाएगा तो वो ट्रोपोनिन सी से जुड़ेगा, ट्रोपोनिन सी से जुड़ेगा तो ट्रोपोनिन सी क्या करेगा? वो सार्कोमियर को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ऐसे रखेगा कि दोबारा रिलैक्स ना हो सके वो। ठीक है, ये हॉस्पिटलाइज कंडीशन है। अब इस मरीजा को हॉस्पिटल में रखना होगा, उसके कैल्शियम की इमीडिएट रिप्लेसमेंट करना होगी और बहुत केयरफुली करना होगी। ठीक है, अचानक से कैल्शियम बढ़ाते भी नहीं है क्योंकि
वो जो है वो मरीज या मरीजा के लिए नुकसानदेह साबित होती है। ठीक है, तो ये कहलाती है आपके पास टेटनी। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, आपको स्केलेटल, कार्डियक और विस्टरल मसल्स में डिफरेंस आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत ही सिंपल चीज है दोनों में। एक बात बस याद रख लें कि विस्टरल मसल्स होते किधर है, ये बार बार पूछी गई है। विसरास कहते हैं हॉलो ऑर्गन्स को जो अंदर से हॉलो है। हमारा पूरा जीआईटी अंदर से हॉलो है, हमारे लंग्स अंदर से हॉलो है, जितने भी गॉल ब्लैडर हॉलो है, यूरिनरी ब्लैडर हॉलो है, जितने भी विसरल ऑर्गन्स वगैरह जो अंदर से हॉलो है, वो मुश्तमिल होते हैं किसके ऊपर? वो मुश्तमिल होते हैं आपके पास, वो आपके पास मुश्तमिल होते हैं, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं वो मुश्तमिल होते हैं आपके पास इन्हीं विसरल मसल या स्मूथ मसल्स पर। ठीक है, कार्डियक मसल्स की बात की जाए, हमारा हार्ट कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, हमारी जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो विसरल मसल्स की बनी है। विसरल मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ध्यान में रखिए। चलें, इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल्स में मौजूद होती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क ऐसे रीजन्स होते हैं, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क ऐसे रीजन्स को कहते हैं जिन रीजन्स पे आपके पास इलेक्ट्रिकल मैसेजेस कंडक्ट होके जाते हैं। हार्ट के पूरे मसल्स के एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, एक साथ रिलैक्स नहीं होते। हार्ट के अंदर जो पेसिंग होती है तो उनमें मखसूस जंक्शंस होते हैं जो कहलाते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इन इंटरकैलेटेड डिस्क एरियाज पर जो है, ठीक है, इन इंटरकैलेटेड डिस्क एरियाज पर आपके पास, इन इंटरकैलेटेड डिस्क एरियाज पर आपके पास मैसेज कंडक्शन होती है हार्ट के मसल्स। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, मैं स्केलेटल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में से बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे जो पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है ज्वाइंट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे ज्वाइंट्स के बारे में बात कर लूं। स्केलेटल सिस्टम में आपसे लेकिन सबसे पहले तो आप ह्यूमन स्केलेटन अपने ध्यान में रिकॉल कर लें। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आप लोग अपने ध्यान में रिकॉल करें, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और ऑक्सीजन वर्टिब्रल कितने हैं? 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल, 4 ऑक्सीजन, टोटल 33 वर्टिब्रल आपको मिलेंगे। ठीक है, जो 5 सैक्रल है वो मिलकर एक हो जाते हैं, 4 ऑक्सीजन वो मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है, टोटल आपके पास 33 वर्टिब्रल मौजूद है। जो एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है, स्टर्नम जो है वो भी आपके पास एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। ठीक है, ये स्टर्नम मौजूद है और ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम, ये 33 वर्टिब्रल आपको मिलेगी। इसके साथ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आपको मिलेगी। 10 पेयर्स आगे से भी जुड़ी हुई हैं, पीछे से भी जुड़ी हुई हैं। सिर्फ 2 पेयर्स नीचे वाली ऐसी हैं कि जो आगे से नहीं जुड़ी हुई लेकिन पीछे से जुड़ी हुई है, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। ठीक है, उनको हम जो है वो फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं कि दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली द फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। इसके बाद आइए आपके पास जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसमें ह्यूमरस रेडियस अल्ना, इंसान का सबसे ऊपर जो आर्म है ह्यूमरस से बना हुआ, उससे नीचे रेडियस अल्ना, उसके नीचे 8 कार्पल्स मौजूद हैं, 8 कार्पल्स मौजूद है, 5 मेटाकार्पल्स मौजूद हैं, 14 फेरेंजेस मौजूद है। यानी कि एक अपर लिम्ब में 30 हड्डियां आपको मिलेंगी। लोअर लिम्ब की तरफ आ जाइए तो लोअर लिम्ब में आपके पास
भी 30 हड्डियां मौजूद है, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, और उसके नीचे 7 टार्सल्स मौजूद हैं, 5 मेटाटार्सल्स मौजूद हैं और 14 फेलेंजेस मौजूद हैं। और सबसे सामने में आपके पास टिबिया फिब्यूला के सामने आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी पटेला। फीमर, टिबिया, फिब्यूला फ्रंट में आपको मिलेगा, नी कैप जिसे कहते हैं, तो वो कहलाएगा आपके पास पटेला। ह्यूमरस जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल है उसके अंदर ग्लिनॉइड कैविटी में एडजस्ट होता है, और एसिटाब्यूलम में आपके पास फीमर जो है वो एडजस्टेड होता है। ठीक है, एसिटाब्यूलम के अंदर जो है वो आपके पास फीमर जो है वो दरअसल एडजस्टेड होता है। ठीक है, एसिटाब्यूलम के अंदर। चलिए इसके बाद आ जाइए फर्दर ज्वाइंट्स की। मुझे आपसे बात करना थी, ज्वाइंट कहते हैं साइड वेयर 2 और मोर बोन्स मीट टुगेदर। आप सबको जो है वो अपने अपने जहन में, मैं बाद में बोलूं, आपको पहले अपने जहन में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कौन से हैं। तो बॉल एंड सॉकेट में आपके पास शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। ठीक है, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट आपके पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के अंदर आती हैं। हिप ज्वाइंट के अंदर आपको नी ज्वाइंट मिलेगा, इसके अलावा आपको एल्बो ज्वाइंट मिलेगी। ठीक है, हिप ज्वाइंट के अंदर आपको नी ज्वाइंट मिल रहे, एल्बो ज्वाइंट मिल रहे, इसके अलावा आपको ग्लाइडिंग ज्वाइंट मिलेंगे, इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट बिटवीन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। बिटवीन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइडिंग ज्वाइंट, स्लाइडिंग ज्वाइंट में आपके पास एंकल ज्वाइंट आपको मिलेंगे, इसके अलावा एंकल ज्वाइंट के अलावा आपको रिस्ट ज्वाइंट जो है उस स्लाइडिंग ज्वाइंट के अंदर आपको मिलेंगे। पांचवा आपके पास है पिवट ज्वाइंट। और से सुन लीजिए कि अगर कोई हड्डी जो है वो बोनी और लिगामेंटस रिंग में मूव करे तो उसको हम नाम देते हैं पिवट ज्वाइंट। ठीक है, हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे पिवट ज्वाइंट। ये आपके पास अन्ना है, अन्ना के साथ ये आपके पास मौजूद है रेडियस। क्या देखें, ये रेडियस आपके पास मौजूद। तो ये लिगामेंट के अंदर ये जो रेडियस है ये रन करती, ये रेडियस है, ये अन्ना है। तो ये जो रेडियस है ये लिगामेंटस रिंग के अंदर जो है वो रोटेट करती है जब हम पेन से लिखना शुरू करते हैं। तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट, रेडियो अल्नर ज्वाइंट कौन सा वाला, प्रॉक्सिमल वाला, करीब वाला। ठीक है, प्रॉक्सिमल वाला ये कहलाता है आपके पास पिवट ज्वाइंट। या दूसरी एग्जांपल में आपके पास है एग्जांटो एक्सियल ज्वाइंट। ये हमारा सेकंड वर्टिब्रा है, एक्सिस वर्टिब्रा, इसके ऊपर एटलस वर्टिब्रा है। ठीक है, जो इसके अंदर एडजस्टेड होता है, इसके अंदर एडजस्ट होता है ये पहला वर्टिब्रा। तो एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट हमारे पास पिवट ज्वाइंट में आता है। When a bone moves in a ring of ligament or cartilage, it is called what? It is called pivot joint. एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट आपके पास उसी के अंदर आ जाता है। चलिए इसके बाद आ जाइए फर्दर पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट में आपको कॉस्टोवर्टिब्रल ज्वाइंट मिलेगा जिसमें रिब्स और वर्टिब्री जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा रिब केज ऊपर मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमारे पास जो है वो रिब केज ऊपर और नीचे मूव करता है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड।
सॉरी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड व्हेन वी इनहेल, और जब एक्सहेल करते हैं तो बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो उस वक्त जिस ज्वाइंट पे मूवमेंट होती है तो कॉस्टोस्टर्नल पे मूवमेंट नहीं होती, कॉस्टो वर्टिब्रल पे मूवमेंट होती है। तो कॉस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट पे जो मूवमेंट होती है तो ये हमारे पास पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट के अंदर आता है। ठीक है, दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। चलें, इसके बाद आ जाइए, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट के बाद आपके पास है इमूवेबल ज्वाइंट, यानी एक ऐसा ज्वाइंट जिसपे किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट, ठीक है, जिसपे किसी भी किस्म की कोई भी मूवमेंट जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, जिसपे किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट जो है वो मुमकिन नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके पास पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, चले इसके बाद आइए फर्दर, एक मिनट, जिसपे लिमिटेड मूवमेंट है पार्शियल मूवेबल ज्वाइंट, स्कल की बात कर रहा हूं जिसपे किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट नहीं है, इमूवेबल ज्वाइंट। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे इमूवेबल ज्वाइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें कि हिप बोन में 3 बोन्स हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होती उस पर, इमूवेबल ज्वाइंट में आए। हमारी स्टर्नम 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होती है, बजाय एक नजर आती है, तो वो भी आपके पास इमूवेबल ज्वाइंट है। चलें, तो ये आपसे मुख्तलिफ ज्वाइंट्स के बारे में बात हो गई। ज्वाइंट पे सवाल लाजमी आता है। ठीक है, ज्वाइंट के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाइए कि ज्वाइंट जो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं उनमें आपके पास देखिए ये हड्डी है, तो ये इसके एंड्स जो है ये कार्टिलेजिनस होगी। ठीक है, ये इसके एंड्स कार्टिलेजिनस हैं, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ये बफर के तौर पे काम करता है। ठीक है, जो साइनोवियल फ्लूइड आपको नजर आ रहा है, ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ये बफर के तौर पे काम करता है। ठीक है, दिस सर्व्स एज व्हाट? दिस सर्व्स एज अ बफर। ठीक है, ये बफर के तौर पे काम करता है ताकि जो बोन के जो कार्टिलेजिनस एंड्स हैं उसको डैमेज होने से बचाया जा सके, उसको नरिशमेंट मिलती है, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो दिस एक्चुअली सर्व्स एज व्हाट? दिस एक्चुअली सर्व्स एज अ बफर। ठीक है, ये बफर के तौर पे जो है वो काम करता है। ठीक है, ज्वाइंट्स के बाद आइए फर्दर, बोन की हिस्टोलॉजी और कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी जो है वो बेटा आपको पता होनी चाहिए। बोन की हिस्टोलॉजी में अगर आपसे बात करूं तो बोन के सेल्स हैं, याद रखिए, अगर किसी इस लेवल पे कोई स्टूडेंट पढ़ा है उसको ये नहीं पता कि बोन कनेक्टिव टिश्यू है, ये सबको पता होगा। कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। आप अपना मुहासबा खुद कर लें कि आपको कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन कितनी आती है। व्हेन सेल्स आर एम्बेडेड इन द फ्लूइड मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। हड्डियों के जो सेल्स हैं वो मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं, हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं वो प्लाज्मा में पड़े हुए, मैट्रिक्स में पड़े हुए, इसलिए दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। बोन के जो सेल्स हैं वो दो तरह के हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो मैट्रिक्स डीमिनरलाइज करने में जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की डीमिनरलाइजेशन जो है
वो उसके अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। कौन? ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट डीमिनरलाइजेशन जो है उसमें रोल प्ले करते हैं। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। इसी तरह कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स में एक ही टाइप मिलती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, और सिर्फ उसका काम ये है कि वो मैट्रिक्स की सिंथेसिस करें। मैट्रिक्स में हड्डियों में खास तौर पे जो है वो कैल्शियम, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। कार्टिलेज में आपके पास जो मैट्रिक्स होता है इसमें मेनली आपके पास प्रोटीन होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन वगैरह। ठीक है, कोलेजन, इलास्टिन वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करने जा रहा हूं आपसे। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स बेटा आपको पता होने चाहिए। स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स, सबसे पहले माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली के बारे में बात करूं, स्कल छोटा रह गया। बच्चा जब पैदा होता है तो इंची टेप की मदद से उसका स्कल नापा जाता है। ठीक है, एक रेंज में होना चाहिए। जितने महीने में बच्चा पैदा होता है तो उसके लिहाज से उसका सर नापा जाता है। अगर स्कल छोटा हो उस रेंज से तो हम उसको माइक्रोसिफेली का नाम देते हैं, क्योंकि स्केलेटन, स्कल छोटा रह गया तो अंदर का ब्रेन भी छोटा रह जाएगा। क्लेफ्ट पैलेट, बक्कल कैविटी की जो छत है, अगर उसमें कोई शिगाफ हो तो ये क्लेफ्ट पैलेट कहलाएगा, क्योंकि बच्चा जो भी मुंह में लेगा उसकी नाक के रास्ते उसके फेरिंग्स पे चला जाएगा और मे बी कि वो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का बाइस बने। ऑस्टियोपोरोसिस, मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को सेकेंड ईयर की पता है। खास तौर पे ओल्ड एज फीमेल्स या बेड रिडन पेशेंट जो है उनमें क्या होता है, उनमें हड्डियों में सुराख हो जाता है। ओल्ड एज फीमेल्स में एस्ट्रोजन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज होने की वजह से कैल्शियम बॉडी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अब क्या होता है, बॉडी के कामकाज करने के लिए हड्डियां अपना कैल्शियम देती रहती हैं, ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ाती रहती हैं। एक वक्त आता है इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो हड्डी टूट जाती है। ठीक है, तो ये कहलाती है इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ बोन्स, कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस के बाद स्पॉन्डिलोसिस, नैरोइंग ऑफ स्पेस बिटवीन टू वर्टिब्री, स्पेशली सर्वाइकल वर्टिब्री कहलाता है आपके पास स्पॉन्डिलोसिस। दोनों वर्टिब्री के दरमियान जो स्पेस है वहां से नर्व्स निकल के आ रही होती हैं। अगर वो स्पेस कम हो जाए तो कंडीशन क्या कहलाती है, कंडीशन कहलाती है आपके पास स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो आपके पास अगर पोस्टीरियरली डिस्लोकेट हो जाए, ये आपके पास वर्टिब्रा मौजूद है और यहां पे इसके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड मौजूद इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको स्पाइनल कॉर्ड मिलेगी। ये इंटरवर्ट यहां हमारी आंखें यहां पर होती, अगर ये आगे हो गए तो मसला नहीं है, अगर पीछे हो जाए तो ये नर्व जो निकलने वाली होती है उसको दबाती। तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं डिस्क स्लिप। ठीक है, when there is posterior dislocation of intervertebral disc, it is called what? It is called disc slip। ठीक है, अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क पोस्टीरियरली डिस्लोकेट हो जाए तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं डिस्क स्लिप। ठीक है, इसके बाद आ रही है फर्दर
डिस्क स्लिप के बाद रिकेट्स। सूरज की रोशनी से हमारे जिस्म में विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। बच्चों में विटामिन डी कम हो जाए, अक्सर हो जाता है, वो कहलाती है रिकेट्स। एडल्ट्स में कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके पास ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, एडल्ट्स में कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो द वन इज रिकेट्स एंड द अदर इज ऑस्टियोमलेशिया। चले इसके बाद आ जाए फर्दर। फ्रैक्चर कहते हैं एनी ब्रेक इन द नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ बोन। किसी किस्म का ब्रेक आ जाए नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ बोन में तो हम उसको नाम देंगे फ्रैक्चर। ठीक है, शियाटिका कहते हैं। शियाटिका की एक वजह आपके पास डिस्क स्लिप भी हो सकती है कि डिस्क स्लिप हुई, उसने क्या किया, शियाटिक नर्व को हर्ट करना शुरू किया, उसको स्ट्राइक कर रही है, उसको टच कर रही है, जिससे क्या होगा, दोनों पैरों में या एक पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेन इन हाइंड लिम्स और लोअर लिम्स ड्यू टू एनी हर्ट टू द शियाटिक नर्व कॉल्ड शियाटिका। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? ये चीज कहलाएगी आपके पास शियाटिका। चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर। ठीक है, डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने आपसे बात की है। लोकोमोशन भी आपसे पूछी जा सकती है। आपको थोड़ी बहुत बातें सब जगह पता होनी चाहिए। पैरामीशियम सीलिया के जरिए मूव कर रहे हैं, उसकी कोई डिटेल ऐसा आपसे आपकी किताब में दी नहीं। अमीबा मूव करता है आपके पास सीडोपोडिया की मदद से। बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं आपकी किताब में, जो नहीं दिया हुआ आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके पास यूग्लिना फ्लैजिलरी मूवमेंट के जरिए मूव करता है। इसके अलावा स्नेल फुट के जरिए, वेंट्रल फुट के जरिए। स्टारफिश अपने ट्यूब फीट की मदद से मूव करती है, जो कि बिल्कुल बैसाखियों की तरह काम करती है, लर्चिंग मूवमेंट करती है। लर्चिंग का लफ्ज भी आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टारफिश अपने ट्यूब फीट की मदद से मूव करती है, ध्यान में रखिए। अर्थवर्म सेटी और उसके जो मसल्स हैं और उसका जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है उसकी मदद से मूव करता है। ठीक है, और कॉकरोच है टांगे है उसकी मदद से मूव करता है। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें आपके पास चैप्टर 2 के अंदर मौजूद हैं। चैप्टर 2 से आपने कोई भी सवाल करना है बेटा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। शुरू में तकरीबन मेरे पास पार्टिसिपेंट्स 80-85 के करीब हो गए थे। मुझे इस बात का अंदाजा है जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको बोरियत फील हो रही होगी कि सर वही बातें दोबारा रिवाइज करा रहे हैं। उन्होंने टॉपिक देखा होगा कि सर वही बातें दोबारा रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए पार्टिसिपेंट्स की नंबरिंग पे मेरी यहाँ पे नजर है। ठीक है, बहरहाल मुझे खास तौर पे जो मेरे आउटसाइडर्स हैं उनको इस क्लास देना था असल में। आप में से बेटा किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछ ले। ठीक है, और कोई बात आपको चैप्टर 2 के हवाले से पूछनी है तो बेटा आप पूछ लें। आपकी जो ये वाली क्लास है ये 3:25 में मैं खत्म करूंगा। आपकी ये क्लास 2 बजे शुरू हुई है और क्या कहते हैं 3:25 पे खत्म होगी। और कल संडे वाली जो क्लास है वो आपकी 2 बजे शुरू होगी, इंशाल्लाह 4 बजे खत्म होगी। कल वाली 2 घंटे की और आज वाली 1.5 घंटे की। ग्रुप पे आपको टेस्ट टॉपिक्स अनाउंस हो गए कि मंडे वाले दिन आप कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट ईयर का देना है और ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आप सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 से लेके 5 तक जो है उसका टेस्ट देंगे। जब तक ये सोचते रहेंगे तैयारी नहीं है, एक बात बता दूं,
आपको 2 साल में कोई तैयारी के लिए दे दे और फिर फाइनल मॉक में बैठने के लिए कहे तो भी आप कहेंगे हमारी तैयारी नहीं। आप एक बात बताऊं आपको, आपके जहन में ये बात आएगी सर पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखिए कॉन्फिडेंस टेस्ट देकर आता है, एक बात याद रखिए, ठीक है, कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में। तो हमेशा याद रखिए आपका ग्राफ ऊपर चला जाएगा अगर आप टेस्ट दे रहे हैं। आपको एक छोटी सी बात यहां पे शेयर करूं फिर आगे बढ़ता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स के जितने भी टेस्ट लेता था तो मैं उनकी परसेंटेज पूरे साल की तकरीबन अगर मैंने 30 टेस्ट लिए तो उसमें लिखता जाता था हर टेस्ट, और उसके अंदर ठीक है अप एंड डाउन और फिर इंप्रूवमेंट आती थी। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट थे कि शुरू में 60 70 पे खड़े होते थे, लेकिन जब उन्होंने कंपटीशन देखा तो 90 पे पहुंच गए और फिर आगे जाके उनकी पोजीशन आ गई। ठीक है, आगे जाके उनकी पोजीशन आ गई कि वो मुसलसल कॉन्स्टेंटली 90 पे खड़े हुए थे और एप्टीट्यूड फाइनल दिया तो उसमें भी 90-94 उन्होंने स्कोर किया। आपको ये बात बता इसलिए रहा हूं कि जितना ज्यादा आप टेस्ट देते हैं आपको अपने एरर्स का पता चलता है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सामने की चीज को ब्लंडर कर देते हैं, गलत करके आ जाते हैं। यानी उनसे कहा गिनती करके क्रोमोसोम लिखो, वो गलत कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस उनके जहन में बहुत ज्यादा होती है, वो गलत करके आ जाते हैं, पता नहीं सवाल क्या पूछ लेंगे क्या हो जाएगा। आपको बताऊं पेपर जो है वो लास्ट ईयर का जो पैटर्न नजर आ रहा है, पेपर आसान आता है, बस आप स्ट्रेस फ्री होकर जो है वो पेपर दें, किसी किस्म की स्ट्रेस में आकर पेपर ना दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि हमारी टंग की जो मूवमेंट है वो वॉलंटरी होती है, तो उसमें कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स। ठीक है। स्केलेटल मसल्स होते हैं, और ये स्केलेटल मसल्स बजाय तो आपको लग रहा है कि वो उससे अटैच नहीं है, लेकिन पीछे जो आपका हड्डियां वगैरह मौजूद है, लैरिंक्स वगैरह, उस पर वो अटैच होती है। यस सर। ठीक है, इसके बाद आपसे बात करूंगा नेक्स्ट टू एटेस। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के जहन में याद बात आ रही होगी कि सर बॉटनी जो है वो चैप्टर 2 की रिवाइज करा दें। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन है कि मैं चैप्टर 4 की तरफ चला जाऊं, चैप्टर इसकी बॉटनी बता दूं आपको। देखिए मैं सेकेंडरी ग्रोथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो चीज़ सारी बातें मुश्किल लगती है वो चीज़ प्रायोरिटी पे मैं मुझे बताना चाहिए। तो सेकेंडरी ग्रोथ में देखें, आपको सबसे पहले जो आपके पास एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बस पता होने चाहिए। आपको अगर ये पता है, आपको सिर्फ गिनती की जो 8-10 चीजें वो पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो 8-10 चीजें जो आपकी मौजूद है मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट करके बता रहा हूँ, जरा देख लें आप तो वो क्या चीजें हैं। देखें एपिडर्मिस मौजूद है, और ये आपके पास एंडोडर्मिस मौजूद है। फेलोजिन का नाम आपको पता होना चाहिए, फेलोजिन कहते हैं कॉर कैम्बियम। ठीक है, फेलोजिन कहते हैं कॉर कैम्बियम को। खास तौर पे जो मेरे 11 वाले स्टूडेंट्स हैं
एप्टीट्यूड में जो ए लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताने के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। मेरा इरादा था मैं आगे चैप्टर 4 में मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ बढ़ जाता, लेकिन ए लेवल और सबको ही वो पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक जो उन्होंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं पहले इसकी तरफ आया। ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस। मैं आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ एक स्टेम का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि अगर हम स्टेम को क्रॉस सेक्शन करेंगे और फिर उसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे तो हमें क्या नजर आएगा। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो आपको सेल्स की लेयर नजर आएगी, ठीक है, जो सेल्स की लेयर आपको नजर आएगी ये क्या कहलाती है? कहलाती है फेलोजिम या कॉर्ड कैम्बियम। ठीक है, ये क्या कहलाती है? कहलाती है कॉर्ड कैम्बियम। अगर बात कीजिए आपके पास यहाँ पे दरमियान में फ्लोएम और जाइलम के दरमियान, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम के दरमियान जो आपको यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम मिलेगी, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। इसको हम फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का नाम देंगे। कॉर्ड कैम्बियम को हम फेलोजिम का नाम देंगे और वेस्कुलर कैम्बियम को हम फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, आपने सीखना क्या है? आपने एनुअल रिंग फॉर्मेशन सीखना है। एनुअल रिंग कैसे बनता है? आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। एनुअल रिंग फॉर्मेशन, सालाना रिंग का बनना। अगर कोई लकड़हारा है, वो लकड़ियां काट, अगर कोई तना काटे तो उस तने में आपको ये रिंग्स बने हुए नजर आएंगे। ये रिंग्स कैसे बनते हैं? तो गौर से सुन लीजिए कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम आपको नजर आ रही है, ये अंदर की जानिब इसके सेल्स माइटोसिस के जरिए डिवाइड होती। जब अंदर की जानिब डिवाइड होते हैं तो हम उसको नाम क्या देते हैं? उसको नाम देते हैं कि वो टेंजेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं। दे आर डूइंग द टेंजेंशियल ग्रोथ। ठीक है, अंदर की जानिब डिवाइड होते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? यानी कि टेंजेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा आपके पास? इससे जो नए जाइलम बनेंगे उसको हम नाम देंगे सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम आपके पास बनेंगे, इसी तरह ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इसके सेल्स डिवाइड होंगे और दरमियान का जो रीजन आपको नजर आ रहा है वहां पे मजीद कैम्बियम की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, दरमियान में जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है वहां पे मजीद कैम्बियम जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। दोनों वेस्कुलर कैम्बियम के दरमियान जो नई कैम्बियम बनेगी उसको हम नाम देंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, जो नई कैम्बियम बनेगी उसको हम नाम देंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब और से सुन लीजिए, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है, जो बनी है दरमियान में, ये इस तरह से दायरे में ग्रोथ की वजह से बनी है, ये कहलाती है रेडियल ग्रोथ। तो ये जो टेंजेंशियल ग्रोथ है और ये जो रेडियल ग्रोथ है, ठीक है, ये जो रेडियल ग्रोथ है और ये जो टेंजेंशियल ग्रोथ है, इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ? ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से आपके पास एक रिंग सा बन गया। उस रिंग को क्या नाम देंगे? उस रिंग को नाम देंगे हम एनुअल रिंग। पूरे साल एक जैसी ग्रोथ नहीं रहती,
समर सीजन है उसमें ग्रोथ अच्छी होती है, और उसके अलावा बाहर का स्प्रिंग सीजन है उसके अंदर ग्रोथ अच्छी होती है। जो भी एनुअल रिंग बनता है उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, अंदर वाला स्प्रिंग रिंग कहलाता है, बाहर वाला समर रिंग कहलाता है। मुख्तलिफ किताबों ने समर रिंग के मुख्तलिफ नाम दिए हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा कन्विंसिंग नाम किताबों से मिले वो स्प्रिंग और समर वाले मिले, इसलिए मैं आपको इसी हवाले से बता रहा हूं। स्प्रिंग रिंग अंदर की जानिब है, समर रिंग बाहर की जानिब है। स्प्रिंग रिंग की आपके पास अपीयरेंस थोड़ी लाइटर अपीयरेंस होती है, समर रिंग की थोड़ी डार्कर अपीयरेंस होती है, क्योंकि उसके अंदर जाइलम जो है छोटे साइज के होते हैं समर में, और बड़े साइज के जाइलम होते हैं आपके पास स्प्रिंग सीजन में। तो थोड़ी सी इन दोनों की अपीयरेंस में आपको जो है वो फर्क मिलेगा। इसके बाद आ जाइए फर्दर। तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के रिंग्स यहाँ पे बनेंगे, पूरे साल में एक रिंग बनता है, इसको कहते हैं हम एनुअल रिंग फॉर्मेशन। एनुअल रिंग फॉर्मेशन के बाद आइए, एक है हार्डवुड फॉर्मेशन और एक है सैपवुड फॉर्मेशन। ठीक है, तो वन इज हार्डवुड एंड द अदर इज सैपवुड। ठीक है, एक आपके पास हार्डवुड फॉर्मेशन है और एक आपके पास है सैपवुड फॉर्मेशन। HEART हार्ड जो है उससे मुराद है सेंट्रल, यानी दरमियानी। वुड का मतलब होता है जाइलम। जब आप ये देख रहे हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की जानिब डिवाइड हो रही है और बहुत सारे सेकेंडरी जाइलम बना रही है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो तने के दरमियान में जो जाइलम होते हैं उनके सुराख जो है वो बंद हो जाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ काम क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे सपोर्ट को। ये जो आपको अंदर पिच वगैरह नजर आती है, क्योंकि पिच नई नहीं बन रही होती है, इसलिए खत्म होती चली जाती है, और अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाते हैं, अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो जाइलम रह जाता है। ठीक है, अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाइलम रह जाता है। तो अब होगा क्या कि जो दरमियान वाला पोर्शन है वो नॉन कंडक्टिव हो जाता है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, टैनिन एंड पेक्टिन कंपाउंड्स। ठीक है, लिग्निन, टैनिन और पेक्टिन कंपाउंड्स की डिपोजिशन की वजह से वो नॉन कंडक्टिव हो जाता है। इसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हार्डवुड। लेकिन इसी हार्डवुड के पड़ोस में कुछ जाइलम अभी भी अपना काम, जाइलम का काम आपको पता है वाटर और सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्ट करना, अभी भी अपना वो काम जारी रखता है, तो उसको नाम कहते हैं हम सैपवुड। ठीक है, तो हार्डवुड के बिल्कुल पड़ोस में आपको मिलेगा सैपवुड। ठीक है, तीसरा एस्पेक्ट हो गया। चौथा एस्पेक्ट जो आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको बताने जा रहा हूं सुबरिन डिपोजिशन। चौथा एस्पेक्ट जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं सुबरिन डिपोजिशन। ये जो बाहर की एपिडर्मिस होती है, ये शुरू में बहुत हरी भरी होती है। ठीक है, ये जो बाहर की एपिडर्मिस होती है ये शुरू में बहुत ज्यादा हरी भरी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रीनिश होती है, हरी भरी होती है। अब ये जो आपको कॉल कैम्बियम नजर आ रही है, ये कॉल कैम्बियम बाहर की जानिब डिवाइड होती है। ये देखिए, बाहर की जानिब डिवाइड होती है, और बाहर की जानिब डिवाइड होती है जो बनाती है रेडियल रॉज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स। इस तरह की रेडियल रॉज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स बनाती है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो सुबरिन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर सुबरिन डिपॉजिट हो जाता है। ये सेल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये सेल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो जब ये बाहर की जानिब डिवाइड होती है, ठीक है, जब ये बाहर की जानिब डिवाइड होती है
तो आपके पास ये जो बनाती है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फेलेम। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं फेलेम। और अगर ये अंदर की जानिब डिवाइड होती है तो बनाती है सेकेंडरी कॉलिन कायमा। फैलोजेन अंदर की जानिब डिवाइड होती है तो बनाती है सेकेंडरी कॉलिन कायमा। जो सेकेंडरी कॉलिन कायमा है उसको हम फैलोडर्म का नाम भी देते हैं। एक बात फिर से सुन लें, फैलोजेन बाहर की जानिब डिवाइड होगी, रेडियल रॉज ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स बनाएगी, उसके अंदर सुपरिन डिपॉजिट हो जाएगा तो वो डेड हो जाएंगे। ये क्या कहलाता है फेलेम। और अगर ये जो फैलोजेन आपको नजर आ गई जब अंदर की जानिब डिवाइड होगी तो ये सेकेंडरी कॉलिन कायमा की फॉर्मेशन करेगी। जब अंदर की जानिब डिवाइड होगी और सेकेंडरी कॉलिन कायमा बनेगा, अंदर की जानिब डिवाइड होगी और सेकेंडरी कॉलिन कायमा बनेगा, तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे that this is फैलोडर्म। ठीक है, इसको हम फैलोडर्म का नाम देंगे। चलें, ये आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ के एस्पेक्ट्स हैं, हार्टवुड फॉर्मेशन, सैपवुड फॉर्मेशन, सुपरिन डिपोजिशन। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है आपके पास कैलस फॉर्मेशन। बहुत सारे पौधों में जिसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है, तो प्राइमरी ग्रोथ होने के साथ साथ ऐसा होता है कि प्राइमरी ग्रोथ के एपाइकल मेरिस्टम्स पीछे बचे रह जाते हैं। तो अब होता यह है कि पौधे को कहीं भी चोट वगैरह अगर लगे तो पौधे को चोट लगने पे उस जगह पे नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वहां पे नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब वहां पे नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है जिस जगह चोट लगे, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं कैलस, CALLUS कैलस। ठीक है, तो उसको हम कैलस का नाम देते हैं। चलें, तो ये आपके पास मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ के। ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ के जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलें, तो सेकेंडरी ग्रोथ में आपके पास ये चीजें हैं। बॉटनी के पोर्शन में आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ में ये सारी चीजें मौजूद हैं। प्राइमरी ग्रोथ का चैप्टर 5 के अंदर टॉपिक है फेज ऑफ फॉर्मेशन एलोंगेशन। जब आप इसको रिवाइज करने बैठेंगे तो पहले उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा कि वहां पे प्राइमरी ग्रोथ है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, क्लास 9th का टॉपिक है समझ लें। वो जो प्राइमरी ग्रोथ है वो भी आपका साथ साथ रिवाइज करना है आपने। फेज ऑफ फॉर्मेशन है, एलोंगेशन है और मेचुरेशन है उसके अंदर आपके पास। ठीक है, फेज ऑफ फॉर्मेशन, एलोंगेशन और मेचुरेशन है उसमें आपके पास। चलें, कल की जो आपकी क्लास है इंशाल्लाह उसमें मैं बेसिकली फोकस करूंगा आपके पास चैप्टर 4 और चैप्टर, टाइम बच जाएगा चैप्टर 5। मैंने आपसे पहले भी बात की कि चैप्टर 5 चिक की जो डेवलपमेंट है वो बहुत लिमिटेड हद तक आपके पास आएगी, क्योंकि आमतौर पे जितने तमाम बोर्ड्स टेस्ट देने के लिए बैठे हुए सबके पास ये उनकी किताब में ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, बहुत लिमिटेड हद तक आएगी। और मैं टॉपिक में इसलिए बता रहा हूँ कल 2 से 4 के उसमें कि चूंकि ये एक्स्ट्रा क्लास मैंने किसी को बाउंड करके नहीं ली है। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं उनको अगर बोरियत का एहसास हो रहा हो कि हाँ 2 घंटे मुझे बोरियत ही होगी, सर की वही पुरानी बातें हैं। ठीक है, और ये एक एक टॉपिक जो है ये 2-2, 3-3 क्लासेस के टॉपिक हैं। ठीक है, इस एक एक टॉपिक पे बहुत टाइम दिया गया। एप्टीट्यूड में आपका चूंकि सिर्फ आप पहले पढ़े हुए होते हैं, आपको सिर्फ रिवाइज कराया जा रहा होता है। ठीक है, तो एक लिमिटेड हद तक जो है वो चीज आपको रिवाइज कराई जा रही। चलें, कल आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कल आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह चैप्टर 4 की बात करेंगे आपसे। पहले उसमें बॉटनी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जूलॉजी की तरफ आऊंगा और